एक ऐसा हमला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, और उसके जवाब में एक ऐसा ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन जिसे दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों से देखा गया। तो क्या ये मुस्लिम दुनिया की एकता की एक नई शुरुआत थी, या फिर सिर्फ खोखले शब्दों का एक और प्रदर्शन? चलिए समझते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर दो ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। 9 सितंबर 2025 को इजराइल ने दोहा पर एक सीधा हवाई हमला किया, और इसकी आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि ठीक 6 दिन बाद 15 सितंबर को एक इमरजेंसी अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन बुलाया गया ताकि इसका कोई जवाब दिया जा सके। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश था। F-15 और F-35 लड़ाकू विमानों से दागी गई मिसाइलों ने हमास के राजनीतिक नेतृत्व वाले एक परिसर को निशाना बनाया, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं थी। सबसे ज्यादा चिंता की बात ये थी कि कतर का अपना रडार सिस्टम और वहीं मौजूद अमेरिकी सेना का विशाल अल उदीद एयरबेस, दोनों में से कोई भी इस हमले को आते हुए देख तक नहीं पाया। रोकना तो बहुत दूर की बात है। ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक थी। तो इस पूरी घटना को समझने के लिए हम इसे 3 अलग अलग एंगल से देखेंगे। पहले हम दुनिया के सामने रखी गई एकता की उस मजबूत औद्धिकारिक कहानी को समझेंगे। फिर हम उस तीखी आलोचना को देखेंगे जिसने इस एकता को कागजी शेर कहकर खारिज कर दिया। और आखिर में हम पर्दे के पीछे की उस बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस घटना ने असल में एक नए सुरक्षा समीकरण को जन्म दिया है। तो इस हमले के बाद इस क्षेत्र ने कैसी प्रतिक्रिया दी? अगर हम आधिकारिक तौर पर देखें तो एक बहुत ही शक्तिशाली और एकजुट आवाज के साथ। जरा इस बैठक के पैमाने के बारे में सोचिए। इसमें 57 देशों के नेता एक साथ आए, जो दुनिया भर के 2.1 बिलियन मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यहाँ तक कि सऊदी अरब और ईरान जैसे पारंपरिक दुश्मन भी एक ही मेज पर बैठे थे। अपने आप में ये मुस्लिम दुनिया की एकजुटता का एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली प्रदर्शन था। और इस शिखर सम्मेलन का नतीजा क्या निकला? एक व्यापक 25 सूत्रीय विज्ञप्ति, मतलब एक फाइनल स्टेटमेंट। ये एक औपचारिक घोषणा थी जिसमें न सिर्फ हमले की निंदा की गई, बल्कि एक मिलकर जवाब देने का पूरा खाका तैयार किया गया। इसमें साफ साफ कहा गया कि यह हमला किसी एक देश पर नहीं, बल्कि सभी अरब और इस्लामी देशों पर हमला माना जाएगा। और यहाँ उनका इरादा बिल्कुल साफ था। वो सिर्फ निंदा करके घर नहीं जाना चाहते थे, बल्कि एक पूरी रणनीति बना रहे थे। इसमें जीसीसी के संयुक्त रक्षा समझौते को सक्रिय करने जैसे सैन्य कदम थे, यूएन में इजराइल की सदस्यता को निलंबित कराने और आईसीसी गिरफ्तारी वारंट का समर्थन करने जैसे कड़े कूटनीतिक और कानूनी कदम थे, और साथ ही आर्थिक प्रतिबंध और हथियार बैन लगाने का संकल्प भी था। ये सब मिलकर एक बहुत मजबूत संदेश दे रहे थे। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जो कहानी आधिकारिक तौर पर बताई जा रही थी, जमीन पर एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही थी। एक ऐसी कहानी जिसमें इस पूरी एकता को सिर्फ एक दिखावा बताया गया। आलोचकों ने कोई लिहाज नहीं किया। उन्होंने शिखर सम्मेलन की तुलना ऐसी बैठकों से कर दी जहां लोग बस मिलते हैं, शिकायत करते हैं और फिर बिना कुछ किए घर चले जाते हैं। संदेश बिल्कुल साफ था, ये सब सिर्फ बातें थी, एक्शन कुछ भी नहीं। और ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये है गहरा व्यंग्य। एनालिस्ट अहमद हसन की ये टिप्पणी हमले की गंभीरता और उसके जवाब में आई कथित कमजोरी के बीच की खाई को साफ साफ दिखाती है। और फिर आया वो सवाल जो शायद हर किसी के जहन में था। कमेंटेटर मेडी बेंजामिन ने वही पूछा जो करोड़ों लोग सोच रहे थे। इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद एक फौरन और जोरदार जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सवाल पूरी मुस्लिम दुनिया में गूंज रहा था। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ अभूतपूर्व एकता और पूर्ण एकजुटता की आधिकारिक कहानी, और दूसरी तरफ लोगों की ये धारणा कि ये सिर्फ शब्द थे, कोई एक्शन नहीं, और ये सीधे हमले का जवाब देने में एक नाकामी थी। लेकिन क्या हो अगर सच इन दोनों के बीच में कहीं छिपा हो? क्या हो अगर ये दोनों ही नजरिए उस बड़ी तस्वीर को देखने से चूक रहे हों? हो सकता है कि शिखर सम्मेलन ने पर्दे के पीछे एक बहुत गहरे और लंबे समय तक चलने वाली रणनीतिक बदलाव की नींव रखी हो। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। देखिए, हमले को रोकने में अमेरिकी सेना की नाकामी ने इस क्षेत्र में एक सुरक्षा गारंटर के तौर पर अमेरिका के भरोसे को तोड़कर रख दिया।
दशकों से चला आ रहा ये विश्वास एक झटके में हिल गया था। और इस टूटे भरोसे का असर सिर्फ बातों तक ही नहीं रहा, इसका सीधा आर्थिक असर हुआ। खबरों के मुताबिक इस घटना के ठीक बाद कतर ने अमेरिका के साथ बोइंग विमानों का 150 अरब डॉलर का एक बहुत बड़ा सौदा रद्द कर दिया। तो जब आपका पुराना सिक्योरिटी पार्टनर भरोसे के लायक न रहे, तो आप क्या करते हैं? आप दो काम करते हैं। पहला, आप अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय नेटो की तरह का अपना एक संयुक्त इस्लामी सैन्य बल बनाने के बारे में सोचते हैं। और दूसरा, आप हथियारों और सुरक्षा के लिए पश्चिम के बाहर नए दोस्तों की तलाश शुरू कर देते हैं। और इसने चीन और तुर्की जैसे नए खिलाड़ियों के लिए इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का दरवाज़ा खोल दिया। पर्दे के पीछे नए सुरक्षा भागीदारों के साथ बातचीत शुरू हो गई। चीन को एक ऐसे देश के तौर पर देखा गया जो बिना किसी राजनीतिक शर्त के आधुनिक सैन्य टेक्नोलॉजी दे सकता है। वहीं तुर्की, जिसका कतर में पहले से ही एक मिलिट्री बेस है, एक स्वाभाविक और मजबूत सहयोगी बनकर उभरा। तो आखिर में हम इस पूरी जटिल घटना से क्या समझें? इसका मतलब क्या है? देखिए, इस शिखर सम्मेलन को समझने का कोई एक सीधा तरीका नहीं है। ये एक ही समय में तीन अलग-अलग चीजें था। पहला, आधिकारिक कहानी के हिसाब से ये हमले के खिलाफ अरब इस्लामिक एकता की एक ऐतिहासिक जीत थी। दूसरा, आलोचकों की नज़र में ये एक्शन लेने में एक बड़ी नाकामी और कमजोरी का प्रतीक था। और तीसरा, एक रणनीतिक नज़रिए से देखें तो ये एक शांत उत्प्रेरक था जिसने पश्चिम से दूर एक नए जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट को जन्म दिया। आखिरकार इस शिखर सम्मेलन की असली विरासत क्या होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये हमें इस क्षेत्र में शक्ति, एकता और गठबंधनों के भविष्य के बारे में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये एक ऐतिहासिक मोड़ था, या उन गहरी चुनौतियों का एक शक्तिशाली रिमाइंडर जो अभी भी रास्ते में खड़ी हैं?